फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस एंड इट्स फ्रेमवर्क। सो बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस एंड द फ्रेमवर्क ऑफ इंड एस। सो इंड एस इंडिया में कैसे अप्लाई हुआ? पहला वॉलंटरी बेसिस पे, सेकंड इट्स ऑन मैंडेटरी फेज 1 एंड थर्ड इज मैंडेटरी फेज 2। सो on mandatory basis it was said to the company they can apply Ind AS if they wanted to. Means suppose I have a company XYZ Limited and it's a public company और इसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ है। इफ़ XYZ Ind AS लगाना चाहती है ऑन वॉलंटरी बेसिस पे, क्या ये लगा सकती है? येस ऑफ कोर्स इट कैन अप्लाई Ind AS। कब से लगा सकती है? फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। अब मेरे पास एक सेकंड एग्जांपल है इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। मीन्स नाउ अब XYZ प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है और इसकी पेड अप कैपिटल भी कम है कंपेरेटिवली। अब ये भी वॉलंटरी बेसिस पे इंड एस लगाना चाहती है फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, तो क्या ये लगा सकती है? यस। सेकेंडली जो फेज़ है उसमें बताया गया कि मैंडेटरी फेज 1 मीन्स अगर आप फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, मीन्स अगर कंपनी की नेट वर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो कंपनी को मैंडेटरी बेसिस पे इंड एस लगाना ही पड़ेगा। अब नेट वर्थ की डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना, ये हम इस वीडियो के अंदर आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ अब आई टेक थर्ड एग्जाम्पल। सपोज now company is XYZ Limited and its net worth is 500 crore. Now it's mandatory for the XYZ to apply the Ind AS from 1 April 2016. Okay, come to the third phase, mandatory phase 2। इस फेज में क्या हुआ कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 अब गवर्नमेंट अपना इंड एस का दायरा बड़ा करना चाहती है। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंड एस को कवर करें, अप्लाई करें। तो इस फेज़ में क्या हुआ कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है और एनी कंपनी विच इज़ इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, उनको इंड एस अप्लाई करना ही पड़ेगा ऑन मैंडेटरी बेसिस फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। एंड सेकेंड पॉइंट, और अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेट वर्थ अबव 250 करोड़ बट बिलो 500 करोड़, मतलब उनकी 250 करोड़ से ज़्यादा में नेट वर्थ है लेकिन 500 करोड़ से कम है। अभी 250 करोड़, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 500 करोड़ बोला गया, मीन्स अगर उनकी नेट वर्थ 500 करोड़ या फिर से ज़्यादा तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया कि 250 करोड़ से ज़्यादा है बट 500 करोड़ से कम है, मतलब एक बड़ी प्राइवेट कंपनी को भी कवर करने की कोशिश की गई है। नाउ अभी हमें पता होगा कि कंपनीज एक्ट काफ़ी छूट देता है, लिबरल हो जाता है एक तरीके से। इफ़ दे टॉक अबाउट द NBFC, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इन द सेम वे वी विल सी हियर द applicability of Ind AS, how they apply to the NBFC. So voluntary basis first, voluntary basis was not allowed to an NBFC. So it at anyhow if एक NBFC चाहती है कि वो Ind AS अप्लाई कर ले on voluntary basis but they can't do because it was not allowed to them, so they will prepare their financial statement on the basis of accounting standard only. Now come to the second phase which is mandatory phase 1। अब क्या बोला गया, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 अगर कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो उसको मैंडेटरी बेसिस पे NBFC को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने पड़ेंगे? एज पर इंड एस बनाने पड़ेंगे। अभी थर्ड फेज की बात करते हैं, मैंडेटरी फेज 2। इसमें क्या बोला गया कि अगर आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 19 लिस्टेड कंपनी है और इन प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ बट बिलो 500 करोड़, देन उस केसेस में NBFC को इंड एस अप्लाई करना पड़ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। यही सेम वही वाला जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, सेम वही यहाँ पे बताया गया है कि
अगर मान लो एक एनबीएफसी है, वो लिस्टेड है ऑलरेडी इंडिया के अंदर, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड, मीन्स वो अप्लाई कर रही है अपने अपना आईपीओ लाना चाहती है, इंडिया के अंदर लाना चाहती है या बाहर इंडिया के आउटसाइड लाना चाहती है, तो उसको मैंडेटरी बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS ही बनाने पड़ेंगे। और कोई अनलिस्टेड एनबीएफसी है जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS ही बनाने पड़ेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द इंश्योरेंस कंपनी, the scenario of India's on insurance company, how insurance company will prepare their financial statement. So इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या बोला गया कि ऑल इंश्योरेंस कंपनी शैल अप्लाई इंड AS फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, कि 1 अप्रैल 2020 से सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS बनाएंगी। यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया कि वॉलंटरी बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ मैंडेटरी फेजेस, लिस्टेड अनलिस्टेड, इन सबको साइड रख के जस्ट नोटिफिकेशन। बट अभी नोटिफिकेशन डेफर्ड है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। सो फॉर नाउ इन हाउ द इंश्योरेंस कंपनी आर प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी हम बात करते हैं बैंक्स की। बैंक्स के लिए कोई अभी फिक्स डेट अनाउंस नहीं हुआ है। बैंक्स भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना रही हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो ग्लोबली अप्लाई होते हैं कंपनीज के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इंड AS है हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो इन IFRS को निकाल के ही बनाए गए हैं। मीन्स कुछ जो IFRS हैं वो एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड हैं, बेंचमार्क्ड हैं। तो हमने क्या किया, अपने इंडिया की इकोनॉमी को कंसीडर करने के बाद, आफ्टर कंसीडरिंग इंडियन इकोनॉमी और द सिचुएशंस, और बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो आफ्टर टेकिंग ऑल द कंसीडरेशन वी prepared IND AS, but these are prepared from IFRS, so these are the converged from IND AS. We made some changes and we applied IFRS in the form of IND AS. So order of authority, while we are reading this order of authority, so see first of all कंपनीज के ऊपर क्या अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। उसके बाद IND AS, आफ्टर दैट Schedule 3। तो इसको रीड करने का पर्पस बिल्कुल सिंपल है। इन केस वी आर स्टक इन अ सिचुएशन वेयर वी वांट टू यूज something in our financial statement, whether it is theoretically for the notes to accounts or for the whether it is based on qualitative or quantitative, we'll use this preference। फर्स्ट प्रायोरिटी हम अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट को देंगे, फिर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देंगे, देन हम Schedule 3 को प्रेफरेंस देंगे। Why we are reading this is because if we stuck in a situation, we for any confusion like this, okay, points to remember, okay, so these are the points that you need to remember while you are preparing your financial statement as per IND AS. So if it applies to any one company, then it become applicable to all entities of that group company, okay। अगर IND AS एक कंपनी के ऊपर अप्लाई हुआ तो वो ग्रुप कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ग्रुप कंपनी का मतलब होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, ओके। सपोज मेरे केस में मेरा IND AS सब्सिडरी पे अप्लाई होता है, सॉरी, तो क्या वो जॉइंट वेंचर, एसोसिएट और होल्डिंग पे भी अप्लाई हो जाएगा? यस। इफ इट अप्लाई टू वन कंपनी, दैट इट बिकम एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज ऑफ दैट ग्रुप कंपनी। देयर इज ओनली एंट्री रूल। What does it mean, entry rule? It means you can apply, if you have applied IND AS once due to any reason, then entity shall continue to prepare the subsequent financial statement as per IND AS. Suppose वॉलेंट्री बेसिस पे काफ़ी सारी कंपनी का मन था कि हम IND AS अप्लाई करें बिकॉज इट्स न्यू। सो हम आ तो गए 1 अप्रैल 2015 को, काफ़ी कंपनीज ने
इंडेस अप्लाई कर लिया। नाउ अब वो चाहती हैं कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा बेटर थे, इजी थे, हम वही सब अप्लाई करना चाहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज़ ओनली एंट्री रूल हियर। नेटवर्थ बात चल रहा था बार बार में वीडियो में कि नेटवर्थ देखेंगे 500 करोड़ 250 करोड़, वो कब देखेंगे? वो 31 मार्च का देखेंगे, और नेटवर्थ मस्ट बी ऑडिटेड। आगे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, then paid up preference share capital, then all reserve created out of profit means profit and loss account, CRR, DRR, capital reserve, statutory reserve, security premium, वो सारे reserves हम consider करेंगे। all the reserves which are created out of profit, so CRR, DRR, capital reserve, statutory reserve, these are all the reserves which we create from the profit, so हम इस सब को consider कर लेंगे। other reserve realized in cash, ये हम कंसीडर कर लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कंसीडर कर लेंगे। अब क्या कंसीडर नहीं करना? फिक्सटिशियस असेट हमें कंसीडर नहीं करनी है। कोई लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो हमें कंसीडर नहीं करना है। और एक चीज़ और, जो रिजर्व के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसको इंक्लूड नहीं करना। क्यों रिवैल्यूएशन रिजर्व को इंक्लूड नहीं करना? बिकॉज रिवैल्यूएशन रिजर्व बेसिकली हमने अपनी एसेट कम दिखा रखी थी, हमने रिवैल्यू करके अपनी एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो एक तरीके से हमें वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। सो इस वजह से हम इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व को कंसिडर नहीं करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। होल्डिंग कंपनी इन इंडिया एंड सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया, उस केसेस में क्या होगा कि आपकी होल्डिंग कंपनी तो इंडिया के अंदर है, सब्सिडरी आउटसाइड है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करोगे? बिकॉज होल्डिंग कंपनी तो इंडिया में है, तो ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ इंड एस एंड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी एज पर लोकल गैप। मीन्स जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा एफएस of holding will be as per Ind AS, subsidiary as per local GAAP, in which country it is registered, and consolidated financial statement जब हम बनाएंगे वो हम as per Ind AS ही बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि सब्सिडरी तो इंडिया में है बट फॉरेन कंपनी आउटसाइड है, उस केस में क्या करेंगे? तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी विल बी एज पर इंड एस एंड होल्डिंग कंपनी एज पर लोकल गैप, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लोकल गैप ऑफ द फॉरेन कंट्री। मीन्स अब होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया में है तो हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? वो भी एक लोकल गैप के अकॉर्डिंग बनेगा, और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी का एज पर इंड एस और होल्डिंग का एज पर लोकल गैप। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी फॉलोइंग एएस शेल ओनली फॉलोज एएस, हाउएवर इफ फॉर एनी आइटम treatment is not available in AS, then treatment given in Ind AS can be followed. मीन्स अगर एक एंटिटी AS लगा रही है, उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए AS लगा लिया, CFS, सॉरी, एक एंटिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए AS अप्लाई कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग के लिए AS अप्लाई कर रही है, इम्पेयरमेंट के लिए वो इंड एस अप्लाई करना चाहती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। बिकॉज ए कंपनी ने इंड एस अप्लाई करा है तो AS ही अप्लाई करेगी। बट इन केस ऑफ एनी सिनेरियो इंड एस किसी चीज़ का ट्रीटमेंट ही नहीं देता। अब इम्पेयरमेंट पे तो AS है तो कंपनी AS ही अप्लाई करेगी ना। बट अगर किसी सिचुएशन में AS साइलेंट रहता है, वो किसी सिचुएशन का बात ही नहीं करता, तो हम इंड एस अप्लाई कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस।
कम एक एंटिटी अब जब इंडेस अप्लाई करती है, ठीक है, तो वो क्या देगी, एक एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड कंप्लायंस नोट ऑफ ऑल इंडेस। मीन्स कि हमने पूरे तरीके से अपने इंडेस का कंप्लाई करा है, तो वो उसको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में ये मेंशन करना पड़ेगा कि एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड कंप्लायंस नोट्स ऑफ ऑल इंडेस। अभी इंडेस के हम लोग इतना देख रहे हैं कि कंपनीज इंडेस से अप्लाई कर रही है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या होगा। तो अभी स्टेटस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो प्रेजेंटली एज अंडर कंपनी एक्ट रूल 2016 इज एप्लीकेबल। हाउएवर ऑन और आफ्टर फ्रॉम 1 April 2020 by notification गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब न्यू सेट ऑफ 42 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर आ रही है 42, जो जिनके ऊपर इंडेस अप्लाई नहीं होता उन एंटिटीज़ के लिए। All new AS are based on Ind AS subject to the following notification: limited use of fair value। Ind AS बेसिकली फेयर वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान देता है, बट AS फेयर वैल्यू पे इतना ध्यान नहीं देगा, लिमिटेड यूज़ होगा फेयर वैल्यू का। लिमिटेड यूज़ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड लिमिटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू Ind AS। Now it's time to know carve। What is carve in, what is carve out। सो मैंने आपको पहले बताया था जो हमारे इंडेस हैं दे आर द कन्वर्स फ्रॉम IFRS। ओके, सो बेसिकली कार्व अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है, कार्व का कोई इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मीन्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इधर वो कार्व इन है इधर कार्व आउट है, लेकिन उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट ही नहीं है, मीन्स नो रिजल्टिंग इनटू कार्व। अब कार्विन क्या है, कार्विन क्या है, नोट इन IFRS बट एडेड इन Ind AS। कि कुछ पॉइंट्स थे जो IFRS ने मेंशन नहीं कर रखे थे, बट हमने Ind AS में इंक्लूड कर लिया बेस्ड ऑन आर इकोनॉमी, उनको बोलेंगे कार्विन। कार्व आउट कुछ पॉइंट्स थे जो IFRS में मेंशन थे बेस्ड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, बट हमने उसको कंसीडर नहीं करा, हमने रिमूव कर दिया, हमने क्या करा, आउट कर दिया उन पॉइंट्स को, उनको कार्व आउट बोलेंगे। अब साथ के साथ हम फ्रेमवर्क भी पढ़ लेते हैं। फ्रेमवर्क प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन। फ्रेमवर्क क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। पर्पस क्या है हमें फ्रेमवर्क को रीड करने का। फ्रेमवर्क हमें हेल्प करता है इन डेवलपिंग न्यू फाइनेंशियल Ind AS एंड रिव्यू ऑफ ओल्ड Ind AS। असिस्ट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेमवर्क के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असिस्ट इन हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। अभी जो फ्रेमवर्क है ये इट कैन नॉट ओवरराइड द Ind AS। ओके, अभी गोइंग कंसर्न एजम्पशन, असेट एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एज पर Ind AS। मीन्स अगर हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, मीन्स एंटिटी विल कंटिन्यू टू डू बिजनेस, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होगा, Ind AS के बेसिस पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे रिकॉर्ड होंगे, Ind AS के बेसिस पे, जो Ind AS बोलता है। बट ऑन लिक्विडेशन बेसिस, मीन्स असेट वी आर नॉट फुलफिलिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन,
उस केस में हम लिक्विड बेसिस पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, लिक्विडेशन बेसिस पे। तो हमारा असेट एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड होता है वो रिलाइजेबल वैल्यू पे, मीन्स पेबल एसेट तो रिलाइजेबल वैल्यू पे एंड लाइबिलिटीज ऑन पेबल वैल्यूज़ पे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करते हैं रेजिडुअल वैल्यू पे। सो हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस एंड इट्स फ्रेमवर्क इस वीडियो में कंप्लीट होता है। आई होप गाइज यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू so much. Bye. Have a nice day. Cheers.